स्टार्ट कर देते हैं। भाई ट्वेल्थ के सिलेबस का कुछ आइडिया है? ट्वेल्थ का ही स्टार्ट करेंगे, किसी के स्कूल तो स्टार्ट हुए नहीं है। क्या क्या करना है फिजिक्स में, कुछ आइडिया? नो नहीं। सर। बहुत ही बढ़िया। चलो तो भैया स्टार्ट कर लेते हैं। कल फिजिक्स की एक क्लास तो हो गई होगी शायद से, नहीं? सर मैथ्स की और केमिस्ट्री की थी कल। ओके डन। तो यार चलो मैं तुम्हें फिजिक्स के सिलेबस का आइडिया दे देता हूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। यार देखो, फिजिक्स के हमारा जो फर्स्ट वॉल्यूम है, दैट इज बिल्कुल वेदांत, बिल्कुल सही कहा यार। अगर मैं फिजिक्स के पूरे फर्स्ट वॉल्यूम की बात करूं यार, वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाएगा। पूरा का पूरा फर्स्ट वॉल्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे यूनिट को, इस पूरे वॉल्यूम को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं कि सबसे पहले अबाउट इलेक्ट्रो मतलब अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सब पढ़ोगे। ये आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद फिर आप पढ़ना शुरू कर दोगे मैग्नेटिज्म, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि यार तुम देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, टेंथ में भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में लिंक्ड है। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हो। वैसे किसी को याद नहीं होगा, टेंथ क्लास में पढ़ा होगा कि अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, जिसको राइट हैंड थंब रूल वगैरह से कैलकुलेट करते हैं। यस सर। बस वही सब चीजें हैं। फिर बाद में और पढ़ोगे कि भैया मैग्नेटिज्म की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, तो घूम फिर के हमारा बिल्कुल वेदांत स्क्रू रूल वगैरह, तो घूम फिर के आपका पूरा का पूरा फर्स्ट वॉल्यूम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से ही डील करेगा। उसके बाद अगर यार मैं दूसरे वॉल्यूम की बात करूं, हमारा दूसरा वॉल्यूम में मेन दो यूनिट्स जो है वो है ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। ऑप्टिक्स में आप पढ़ोगे अबाउट लाइट वगैरह, और मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ोगे एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये सब चीजें। तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा हमारा वॉल्यूम 2 एंड दिस इज वॉल्यूम 1। तो यार डिवीजन कुछ इस तरीके से किया है हमने, डिसाइड कुछ इस तरीके से किया है कि जो आपका वॉल्यूम 1 है वो मेनली आपका राकिब सर कराएंगे। मैं स्टार्ट कराऊंगा आपका वॉल्यूम 2 से। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा ऑप्टिक्स से। अगेन काफी चीजें ऑलरेडी टेंथ क्लास में पढ़ी हुई हैं, वही सब रिपीट होंगी। डन डन डन। यस सर। चलो बढ़िया, तो भैया हेडिंग लिखना स्टार्ट कर लो। स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स से। कौन सा ऑप्टिक्स पढ़ेंगे? सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट रे ऑप्टिक्स। तो भैया आ जाओ, फुल फॉर्म में करेंगे रे ऑप्टिक्स। करें स्टार्ट? यस सर। चलो डन। यार सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट लाइट। हम रे ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं तो लाइट के बारे में पढ़ेंगे। मेरे को बताओ लाइट का नेचर कैसा है? क्या लाइट एक पार्टिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है या लाइट एज अ वेव फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? सर एज अ वेव। तो यार याद रखो, अब आप पढ़ोगे थोड़ा सा डिटेलिंग में, याद रखो लाइट हमेशा एक डुअल नेचर शो करती है। वेदांत वेरी गुड। डुअल नेचर का मतलब कि यार लाइट हमारा एक पार्टिकल नेचर भी बिहेव करती है, और उस पार्टिकल का नाम होता है फोटॉन्स। वेरस लाइट एक वेव की तरह भी बिहेव करती है। और ये कौन सी वेव होगी? याद रखना, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी। क्योंकि वेव्स अलग अलग टाइप की होती है। मैकेनिकल वेव, जैसे 11th का जो आपका लास्ट चैप्टर है वेव्स, वो मैकेनिकल वेव पे बेस्ड है। अब हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और एक और चीज पढ़ेंगे अबाउट मैटर वेव्स। तो लाइट किस टाइप की वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब यार लाइट से रिलेटेड है ना बहुत सारे फिनोमिनन्स हैं। अब कुछ फिनोमिनन ऐसे होंगे जहां पे सिर्फ आपका लाइट का पार्टिकल नेचर ही उसको सेटिस्फाई कर पाएगा, मतलब पार्टिकल नेचर ही एक्सप्लेन कर पाएगा उस फिनोमिना को, वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। वेरस कुछ फिनोमिनन ऐसे भी आएंगे जहां पे आपका सिर्फ वेव नेचर ही उसको एक्सप्लेन कर पाएगा, पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। जैसे देखता हूं आपको 11th की कितनी बातें याद है। भाई 11th में लास्ट चैप्टर होता है वेव्स। जब हमारे पास दो वेव्स सुपरपोज करती है, सुपर पोज का मतलब है एक दूसरे पे ओवरलैप करती है, क्या आप मेरे को बता सकते हो कितने कितने फिनोमिनन आ सकते हैं? देखता हूं किसको याद है किसको नहीं। नहीं याद? कुछ ऐसा पढ़ा था बीट्स? अरे हाँ या ना तो बोल दो। स्टेशनरी वेव्स, ऐसा कुछ पढ़ा? यस। डन। तो याद रखो यार, अरे वेदांत में ये नहीं कह रहा कि ऑप्टिक्स की बात, ये 11th का लास्ट चैप्टर वेव्स तो पढ़ा होगा ना, ऑसिलेशन एंड वेव्स, कि जब भी हमारी दो वेव एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है तो हमारे दो तीन फिनोमिनन बनते हैं, बीट्स, स्टेशनरी वेव्स। ऐसे ही एक और फिनोमिनन होता है इंटरफेरेंस।
अगर नहीं भी पढ़ रखा तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है भैया, सब चीजें फिर से रिपीट होगी। तो ऐसा करो, मैं यही अज्यूम कर लेता हूँ कि आपको ये कुछ भी याद नहीं है, इसको हटा देता हूँ कि भैया आपको कुछ भी याद नहीं है। तो यार कुछ बस ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, कौन से फिनोमिनन है जो सिर्फ पार्टिकल नेचर ही एक्सप्लेन कर सकता है। वो आप अब 12th में पढ़ोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो सिर्फ पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन कर सकता है। वेरस ऐसा कौन सा नेचर, कौन सा फिनोमिनन है जो सिर्फ वेव नेचर एक्सप्लेन कर पाएगा। तो ये इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, सिर्फ लिख लो, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये सब चीजें। मतलब कम से कम एक एक एग्जांपल तो याद होना चाहिए। तनिष्क चेक करो, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। चलो बढ़िया। तो यार अब हम क्या कर रहे हैं, हम मेनली रे ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स हमारा दोनों ही फिनोमेना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, पार्टिकल नेचर भी, वेव नेचर भी। फिलहाल मैं लाइट को कह रहा हूं कि भैया लाइट एक वेव है, इसकी स्पीड वैक्यूम के अंदर कितनी होती है, लाइट की स्पीड? 3.8 into 10 raised to power. थोड़ा उल्टा, हाँ हाँ करते जाओ। 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। याद रखना ये लाइट की स्पीड है और ये मैक्सिमम स्पीड है वैक्यूम के अंदर या फिर एयर के अंदर। अब मैं इस लाइट को अगर किसी मीडियम में ट्रैवल करा दूं, तो यार हमें पता है वो मीडियम डेंसर देन द एयर होगा ही होगा, कोई भी मीडियम एयर से ज्यादा डेंसर तो होगा ही होगा। तो इस केस में हमारी लाइट की स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको सीधा सीधा क्या याद रखना है कि यार हमारी जो लाइट की स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, याद रखना वो मीडियम पे डिपेंड करती है। जब तक मीडियम सेम चल रहा है लाइट की स्पीड के साथ कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हो जाएगा लाइट की स्पीड भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आप इस पॉइंट को लिखो कि जो लाइट की स्पीड है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो मीडियम पे डिपेंड करती है। मीडियम चेंज, स्पीड चेंज, मीडियम सेम, स्पीड सेम। Yes, sir. डन। भैया अब स्पीड ऑफ लाइट का एक फॉर्मूला होता है, ये वेव है ये, तो इसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। जहां पे अब हमारा दूसरा पॉइंट आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज कितना वाइब्रेट कर रही है एक सेकंड में। ये सब बेसिक डेफिनेशंस हैं। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। तो यार याद रखो हमारा जो ये फ्रीक्वेंसी है ये किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी। जैसे मैंने कहा स्पीड मीडियम पे डिपेंड करती है, ऐसी हमारी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी। तो याद रखना आपकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करेगी। सोर्स मतलब वो वेव प्रोड्यूस किसने करी है, सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करेगी। अगर दो अलग अलग सोर्स ले रहा हूं तो दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी आएगी। अगर मैं एक सिंगल सोर्स ले रहा हूं तो उससे एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट रे निकलेगी। अब भैया फिर से पूरा ईमानदारी से चेक करके बताओ, ये दो छोटी बातें क्लियर हैं, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी? Yes, sir. डन। उसके बाद यार आप खुद देखो स्पीड और वेवलेंथ का रिलेशन, आपको साफ दिख रहा है कि स्पीड और वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर स्पीड रिड्यूस होगी तो वेवलेंथ भी रिड्यूस होगी, स्पीड इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ भी इंक्रीज होगी। और जब तक सेम मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं स्पीड सेम रहेगी तो वेवलेंथ भी सेम रहेगी। बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो। अब बढ़ते हैं अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रे ऑप्टिक्स। ये तो बस ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन है। Yes, sir. चलो डन। अभिमन्यु को डाउट? नो सर। चलो बढ़िया। चलो यार अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यार मैंने कहा कि ये कोई भी हमारे पास एक मीडियम है और इस मीडियम के सरफेस पे कोई एक लाइट रे फॉल डाउन कर रही है। मैंने कहा भैया ये लाइट रे है जो हमारे सरफेस पे फॉल डाउन कर रही है, और ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जहां पे ये लाइट रे ने फॉल डाउन किया था। आपको बेसिक चीजें पता ही हैं ऑलरेडी। जो लाइट रे फॉल डाउन कर रही है किसी भी सरफेस पे उसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। Incident. और जो ये ब्लू लाइन ड्रॉ करी है जो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस आएगी, इसको हम See, क्या कहेंगे, normal ray. वेरी Normal गुड, ray. नॉर्मल। अब लाइट रे अगर किसी भी सरफेस पे फॉल डाउन कर रही है तो याद रखो ये लाइट रे तीन फिनोमिनन कर सकती है। कौन कौन से तीन फिनोमिना हमें शो कर सकती है? सबसे पहला
कि यार कुछ पार्ट ऑफ द लाइट रे, कुछ पार्ट, ये लाइट रे पार्शियली क्या कर जाएगी, ये लाइट रे पार्शियली सेम मीडियम के अंदर बाउंस बैक कर जाएगी। तो अगर ये लाइट रे सेम मीडियम के अंदर बाउंस बैक कर रही है, तो इस लाइट रे को हम क्या कहेंगे, इस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन। Reflection. और लाइट रे हमारी कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे। सिमिलरली दूसरा फिनोमिनन क्या होगा कि ये लाइट रे का कुछ पार्ट पार्शियली दूसरे मीडियम के अंदर एंटर कर जाएगा, और ये जब दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करेगा तो इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, या तो स्पीड इंक्रीज करेगी या तो डिक्रीज करेगी। तो जो ये लाइट रे दूसरे मीडियम के अंदर एंटर कर रही है, इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, Refraction. वेरी गुड, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, या फिर इसका दूसरा नाम ट्रांसमिशन। तो एक ही बात है, रिफ्रैक्शन कहूं या ट्रांसमिशन कहूं, तो इसको मैं डिनोट कर देता हूं टी से, ट्रांसमिटेड रे, ताकि कंफ्यूजन ना हो। रिफ्लेक्टेड रे को आर से और रिफ्रैक्टेड रे को टी से। तो ये दो फिनोमिनन हो गए। बचा एक लास्ट फिनोमिना कि यार ये जो हमारा मटेरियल है, ये जो मीडियम है, ये कुछ लाइट रे को एब्जॉर्ब कर लेगा और हीट अप हो जाएगा, कुछ एनर्जी गेन कर लेगा। तो ये हमारा कहलाएगा एब्जॉर्प्शन। जैसे बिल्कुल वही सेम है जो आपने 11th के थर्मल चैप्टर में पढ़ा होगा कि भैया हमारी बॉडी कुछ हीट रेडिएट करती है, कुछ एब्जॉर्ब करती है, कुछ ट्रांसमिट करती है। तो इधर भी वही है कि लाइट रे का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा, और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि यार ये लाइट रे एक वेव थी जो किसी एक सोर्स ने प्रोड्यूस करी है। तो इस लाइट रे की कोई ना कोई स्पीड होगी, कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, और कोई ना कोई वेवलेंथ होगी, और साथ के साथ ये लाइट रे कुछ ना कुछ एनर्जी कैरी करेगी। तो इस एनर्जी को मैंने कह दिया आई, आई का मतलब इंटेंसिटी। ये मीडियम एयर है, तो ये वाला मीडियम भी एयर है। अब आप बस ये सोचो कि इन चारों में से कौन कौन से टर्म सेम रहेंगे और कौन कौन से टर्म चेंज हो जाएंगे फॉर रिफ्लेक्टेड रे। थोड़ा सा ये एनालाइज करके बताओ कि कौन कौन से टर्म चेंज हो जाएंगे और कौन कौन से टर्म सेम रहेंगे फॉर रिफ्लेक्टेड रे। सब फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी. तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट सी। सी मतलब स्पीड। मैंने कहा स्पीड मीडियम पे डिपेंड करती है। यहां पे कौन सा मीडियम है, एयर। यहां पे भी कौन सा मीडियम है, एयर। तो याद रखो स्पीड चेंज होगी क्या, नहीं, स्पीड Not. कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज स्पीड मीडियम पे डिपेंड करती है। उसके बाद आ गए फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी हमारी सोर्स पे डिपेंड करती है। तो यार एक बात बताओ, इधर मेरा सोर्स ये है, सपोज एक बल्ब है। अब चाहे लाइट रे रिफ्लेक्ट कर दे, चाहे लाइट रे रिफ्रैक्ट कर दे, भैया अल्टीमेटली ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे ये निकली किस में से है, इंसिडेंट रे में से ही तो निकली है। तो क्या इनका सोर्स चेंज हुआ या सेम रहा है, सेम। तो याद रखो फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। पहले दो पॉइंट चेक करो, क्लियर हुए, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी। Yes, sir. बढ़िया। अब आ जाते हैं यार वेवलेंथ पे। तो मैंने अभी तुम्हें फॉर्मूला बताया, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, स्पीड भी चेंज नहीं हुई, तो ना स्पीड चेंज हुई ना फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, तो क्या वेवलेंथ चेंज हुई होगी, No, sir. नहीं। तो याद रखना वेवलेंथ भी मीडियम पे डिपेंड करती है। स्पीड चेंज नहीं हुई तो वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगी, वेवलेंथ सेम रहेगी। अब आ जाते हैं एनर्जी पे, इंटेंसिटी। इंसिडेंट रे आ रही थी, इस इंसिडेंट रे को मैंने तीन पार्ट्स में तोड़ दिया। मैंने कहा भैया एक पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा, एक पार्ट रिफ्रैक्शन करेगा, और एक पार्ट एब्जॉर्प्शन करेगा। मतलब जो मैं एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं, वो एनर्जी तीन अलग अलग काम कर रही है। तो अगर वो एनर्जी तीन अलग अलग काम कर रही है, तो डेफिनेटली इसमें एनर्जी जो मेरे को मिली है वो कम मिलेगी। तो इसलिए इंटेंसिटी के साथ क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर। Yes, sir. अगर आपको Yes, कॉन्सेप्ट sir. क्लियर है तो आप क्या करोगे, ट्रांसमिटेड रे के लिए ये चारों फैक्टर्स को डिस्कस करो, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और इंटेंसिटी। एक एक करके सबसे पूछूंगा, चलो।
1 मिनट और दिया, आराम से एनालाइज करो, देन विल स्टार्ट। सर एक बार रिपीट कर देंगे। रिपीट करना तनिष्क, ठीक है। तनिष्क, मैं क्वेश्चन रिपीट करना है या पूरा कॉन्सेप्ट फिर से समझाना है ये वाला? सर क्वेश्चन। क्वेश्चन ना। तनिष्क, मैं कह रहा हूँ जैसे हमने क्या किया, रिफ्लेक्टेड रे के लिए चारों फैक्टर को डिस्कस किया ना, कि ये सेम रहेंगे या चेंज हो जाएंगे, और अगर चेंज होंगे तो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। ऐसे ही आपको इस ट्रांसमिटेड रे के लिए बताना है कि इस रे के लिए स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, वेवलेंथ और इंटेंसिटी, इन सब पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आओ चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज नोटिस करो, पहले मीडियम मेरा एयर है और अब मीडियम चेंज हो रहा है, अब एयर नहीं है, तो क्या स्पीड सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? सर चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगी। और मैंने आपको यहाँ पे बोला भी है कि जैसे लाइट रे ट्रैवल करेगी एयर से किसी भी मीडियम में, उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एयर से रेयर मीडियम कोई होता नहीं। तो भैया याद रखना, इधर स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पे डिपेंड करती है, तो सोर्स तो अभी भी यही है अल्टीमेटली, इंसिडेंट रे। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब खुद सोच लो आप कि भैया फ्रीक्वेंसी में चेंजेस नहीं आए लेकिन स्पीड डिक्रीज हुई है, तो वेवलेंथ पे क्या असर पड़ा होगा? चेंज होगी वो भी। इंक्रीज या डिक्रीज? सर डिक्रीज। वेरी गुड, डिक्रीज। डिक्रीज, क्योंकि भैया लॉजिकल है, स्पीड डिक्रीज हुई है तो वेवलेंथ को भी डिक्रीज होना पड़ेगा। इस वेवलेंथ की डिक्रीज की वजह से स्पीड डिक्रीज होती है। और बात आई इंटेंसिटी की, तो भैया हमें पता है एनर्जी 3 कामों में यूटिलाइज हो रही है, तो एनर्जी तो मेरे को डिक्रीज ही मिलेगी। तो इसको पूरे को नोट डाउन कर लो। अब हमें क्या करना है, एक एक करके इन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन वगैरह। तो स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन से। सो हो गया। हो गया, चलो बढ़िया। तो भैया आ जाओ, स्टार्ट कर लेते हैं रिफ्लेक्शन। यार ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 2 लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। कौन से 2 लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के? सर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई वेरी गुड, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड? सर ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। वेरी गुड, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। अब भैया इन्हीं पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और डिटेलिंग में समझते हैं। वेदांत, मेरे को समझ नहीं आया, एयर इंटेंसिटी डिक्रीज कैसे हुई? एयर इंटेंसिटी कह रहे हो आप? वेदांत मैं रिपीट करता हूं ये वाला कॉन्सेप्ट, मैं एयर की इंटेंसिटी नहीं कह रहा, मैं आपको लाइट की एनर्जी की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं यार, मैं आपको सपोज कुछ एक टास्क दे रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि वो टास्क, मतलब सपोज इस तरीके से ले लो कि यार मैंने आपको कहा कि मैं आपको 100 रुपीज दे रहा हूं और वो 3 लोगों को डिवाइड कर दो। 100 रुपीज 3 लोगों को डिवाइड करने हैं, तो क्या किसी एक के पास भी 100 रुपीज जाएंगे अगर मैं उनको 3 लोगों में डिवाइड करने के लिए कह रहा हूं तो? बिल्कुल नहीं। डेफिनेटली इसके पास 100 रुपीज से कम आएगा, इसके पास भी 100 रुपीज से कम आएगा, और एब्जॉर्प्शन में भी 100 रुपीज से कम आएगा। मतलब वही बात इधर मैं एनर्जी के टर्म्स में कह रहा हूं कि हमारी जो एनर्जी है वो 3 पार्ट्स में यूटिलाइज हो रही है। तो ये कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो कुछ एनर्जी, कुछ पार्ट ऑफ द एनर्जी मिलेगा। कुछ पार्ट लाइट का रिफ्रैक्ट कर रहा है, तो मतलब मेरे को कुछ पार्ट ऑफ द इंटेंसिटी, कुछ पार्ट ऑफ द एनर्जी मिलेगा। वेदांत चेक करो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या कुछ और डाउट पूछ रहे थे? ओके डन। अब भैया इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करता हूं मैं। भैया मेरे को फर्स्ट पॉइंट देख के बताना। मैंने कहा ये हमारा एक प्लेन मिरर है और इस पे कोई भी लाइट रे है जो बिल्कुल परपेंडिकुलरली फॉल डाउन कर रही है। एक लाइट रे है जो परपेंडिकुलर फॉल डाउन कर रही है, तो आप मेरे को ये बताओ इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना? कितना 45 आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? 45 है। एंग हाँ, कोई और, किसी और का कुछ आंसर? नहीं। अरे कुछ भी गैस ही मार दो यार। 90। चलो इधर देखो यार, एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन क्या होती है? एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन होती है एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे।
सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल ड्रॉ करना था, तभी आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बता पाओगे। तो यार ये मैंने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल। अब आप मेरे को सोच के बताओ, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कितना एंगल दिख रहा है आपको? 90। भैया इन दोनों के बीच में, ये दोनों बिल्कुल पैरेलल हैं, तो इन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो एक चीज याद रखो, जब भी मेरी लाइट रे परपेंडिकुलरली फॉल डाउन करेगी, उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा 0 आएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी कितना होना पड़ेगा? 0 0। होना पड़ेगा। तो ये लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। ये लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस करने का मतलब है बिल्कुल उसी जगह पे बाउंस बैक कर जाएगी, रिट्रेसेस इट्स पाथ। चेक कर लो, अब कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। डन डन डन। एक और क्वेश्चन देता हूं, उसको ट्राई करना। अविनाश कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वही सेम पहले वाले पॉइंट पे दे रहा हूं कि यार ये मेरा एक प्लेन मिरर है और इस पे मैं कोई लाइट रे फॉल डाउन करा रहा हूँ किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे। ये मैंने लाइट रे ली जिसको मैं फॉल डाउन करा रहा हूँ किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे। ये वाला एंगल मैं दे देता हूं तुम्हें, सपोज ये वाला एंगल ले लो आप 60 डिग्री। तो आप इसमें क्या कैलकुलेट करके बताओगे? अगेन सेम थिंग, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये लाइट रे कितने एंगल से अपना पाथ डेविएट किया है, एंगल ऑफ डेविएशन, कि इस लाइट रे ने कितने एंगल से अपना पाथ डेविएट किया है। ट्राई करो पहले 3 पार्ट्स कैलकुलेट करने की। चलो, और भैया आंसर चैट बॉक्स में लिख के भेजते जाओ, देखें जरा कौन कौन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और लाइट रे कितने एंगल से अपना पाथ चेंज कर रही है, एंगल ऑफ डेविएशन। विधान नॉर्मल खुद ड्रॉ करना पड़ेगा, जहां पे लाइट रे, जिस पॉइंट पे लाइट रे फॉल डाउन करेगी उस पॉइंट पे ही आप नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे। नॉर्मल कहीं और ड्रॉ होगा ही नहीं, जिस पॉइंट पे लाइट रे फॉल डाउन कर रही है उसी पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे। राधिका गुड, आपका आंसर सही है। बाकियों का देखते हैं। भाई अभी सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया है, डिम्पल, दीपल, कोमल। भाई सब लोग आंसर्स दो। नाइनटी एंगल। चलो डन। तो भैया काफी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड यार। यार अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करूं, मैंने आपको अभी बता दिया था एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन होती है एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। तो ये वाला एंगल हमारा बनेगा 30 डिग्री, बिकॉज नॉर्मल बनाता है 90 डिग्री का एंगल। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30। अब आपको कैलकुलेट करना था एंगल ऑफ डेविएशन, कि लाइट रे ने कितने एंगल से अपना पाथ चेंज किया है। तो यार काफी लोगों ने इसका आंसर लिखा है 60 डिग्री। यार 60 डिग्री सही नहीं है, क्योंकि पहले इसकी डायरेक्शन भी देखो, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, अब इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन? यार अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता तो लाइट रे रिफ्लेक्ट नहीं करती, तो लाइट रे ऐसा सीधा जाती। आई रिपीट, अगर प्लेन मिरर नहीं होता तो लाइट रे रिफ्लेक्ट नहीं करती, लाइट रे ऐसे अपना सीधा जाती। लेकिन प्लेन मिरर की वजह से लाइट रे रिफ्लेक्ट कर गई है, तो ये वाला एंगल हमारा एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। तो अब बताओ ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा? अब तो बता सकते हो इजीली भैया। एक 90। वेरी गुड, कि भैया स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन एंगल बनाती है 180, तो ये हो गया 30 प्लस 30 60, तो रिमेनिंग एंगल कितना हो गया? रिमेनिंग एंगल हो गया 120। अब इसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला भी है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज 180 माइनस 2i। क्योंकि ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल भी आई होगा, दोनों एंगल सेम होंगे।
और इनको 180 में से सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि लाइट रे हमेशा सीधा जाना चाह रही थी। तो 180 माइनस 2i हमेशा आपको एंगल ऑफ डेविएशन दे देगा। चेक कर लो, पहला पॉइंट के बेसिस पे ये दो जो मैंने एग्जांपल दिए, क्या वो क्लियर हैं बिल्कुल? अब सर डेविएशन की डेफिनेशन क्या होगी? एंगल ऑफ डेविएशन की, जी एंगल एट विच लाइट रे हैज डेविएटेड इट्स पाथ। देखो अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता, आप खुद लॉजिकल सोचो, प्लेन मिरर नहीं होता तो लाइट रे जैसा जा रही थी वो वैसा ही जाती रहती। लाइट रे कभी भी अपना पाथ चेंज नहीं करेगी, सीधा जाएगी। बिल्कुल वेदांत, रिपीट कर रहा हूं। अब लेकिन हमने बीच में प्लेन मिरर रखा, तो प्लेन मिरर की वजह से ही लाइट रे सीधा नहीं जा पाई। इस प्लेन मिरर की वजह से लाइट रे ने रिफ्लेक्ट कर लिया और लाइट रे ने अपना पाथ चेंज कर लिया। तो लाइट रे ने कितने एंगल से अपना पाथ चेंज किया? भैया वो सीधा जाना चाह रही थी और सीधा जाने की बजाय वो थोड़ी सी डेविएट हो गई है, अपने रास्ते से भटक गई है। तो ये वाला एंगल आएगा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब सबको क्लियर हो गया एंगल ऑफ डेविएशन? यस सर। अब आपको पता है यार, ये पूरा का पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। अगर ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा तो उसमें से मेरे को ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये टोटल एंगल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना होगा? 2i होगा। तो मेरे को अपने आप मिल जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन डेल। अविनाश, वेदांत, अब चेक कर लो, बाकी लोग भी चेक कर लो, किसी को अब डाउट है क्या एंगल ऑफ डेविएशन में? चलो बढ़िया, अविनाश तुम्हें भी क्लियर है? यस सर। डन, चलो बढ़िया। अब आ जाते हैं यार सेकंड वाले पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा सेकंड वाले को समझो कि भैया ये नॉर्मल इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन का मतलब क्या है। यार आप तो वैसे भी मैथ्स वाले स्टूडेंट हो, सबको समझ में आता है प्लेन का मतलब क्या है। प्लेन का मतलब हम दो एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो यार इधर मैंने एक प्लेन ले लिया एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई प्लेन। तो यार अगर मैं ये कोई इंसिडेंट रे ड्रॉ कर रहा हूं, अभी देखना इस पे एक क्वेश्चन भी बन जाएगा। अगर मैं इंसिडेंट रे ड्रॉ कर रहा हूं तो ये मैंने इंसिडेंट रे कौन से प्लेन में ड्रॉ करी है? एक्स वाई प्लेन में। ये एक्स वाई डायरेक्शन में जा रही है, कैसे पता चला? तो अगर आप इसको स्प्लिट करो दो पार्ट्स में, जैसे हमने 11th के वेक्टर्स में किया है, अगर मैं इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करूं तो आप खुद देखो इसके कौन से दो कंपोनेंट आएंगे। इसका एक एक्स कंपोनेंट आएगा और एक वाई कंपोनेंट आएगा। तो मतलब ये एक्स वाई प्लेन में ट्रेवल कर रही है। अब मैं नॉर्मल कहां ड्रॉ करूंगा? नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ करूंगा। तो मेरे को बताओ ये नॉर्मल कौन से एक्सिस के अलोंग चल रही है? सर वाई। वेरी गुड, नॉर्मल वाई एक्सिस के अलोंग चल रही है। सिमिलरली अब मैं रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करूंगा तो भैया रिफ्लेक्टेड रे को भी सेम प्लेन में ही लाई करना पड़ेगा, एक्स वाई प्लेन में ही। ऐसा मत कर देना कि इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन में और रिफ्लेक्टेड रे वाई जेड प्लेन में, ये नहीं होता। तो अब आप रिफ्लेक्टेड रे को भी अगर दो कंपोनेंट्स में तोड़ो, भैया ये सब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी। अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे को भी दो कंपोनेंट्स में तोड़ूं तो आपको दिख रहा है कि इसके भी दो कंपोनेंट्स कौन से आएंगे? एक्स और वाई आएंगे। लेकिन अगर आप इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को कंपेयर करो, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही? कौन सा कंपोनेंट है जिसकी डायरेक्शन कुछ चेंज नहीं हो रही? सर एक्स। वेरी गुड। तो आपको क्या याद रखना है अब? वेरी गुड, बिल्कुल। आपको क्या याद रखना है कि हमारा जो एक्स कंपोनेंट होगा, अब जरूरी नहीं एक्स कंपोनेंट की बात करें, क्या पता ये डायग्राम में टिल्ट कर दूं, तो आप एक्स कंपोनेंट को क्या कहोगे? कंपोनेंट पैरेलल टू द मिरर। आप खुद देखो ये कंपोनेंट मिरर के पैरेलल है, ये हमारा मिरर और ये कंपोनेंट मिरर के बिल्कुल पैरेलल है। तो याद रखना कंपोनेंट पैरेलल टू द मिरर ये कभी भी चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट रहता है रिफ्लेक्शन में, इसकी डायरेक्शन या इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। लेकिन वाई कंपोनेंट का मतलब क्या है? वाई कंपोनेंट का मतलब है कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द मिरर। आप देखो ये जो वाई कंपोनेंट है ये परपेंडिकुलर टू द मिरर चल रहा था, इसके साथ क्या होगा? तो याद रखना इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगी, डायरेक्शन रिवर्स। क्या ये चीज समझ में आ गई है आपको? यस सर। या इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हो, कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल, क्योंकि मेरा जो वाई कंपोनेंट है वो अलोंग द नॉर्मल आएगा। तो चाहे आप परपेंडिकुलर टू द मिरर समझो या अलोंग द नॉर्मल समझो। आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं क्या समझाना चाह रहा हूं।
भाई मैंने कहा कि मेरे पास एक इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे की कोई वैल्यू गिवन है। क्या वैल्यू गिवन है? सपोज एक्स आई कैप प्लस, या इसको माइनस कर लेता हूं, माइनस वाई जे कैप। और मेरे को नॉर्मल की इक्वेशन गिवन है कि नॉर्मल की इक्वेशन है वाई जे कैप। तो आप मेरे को बताओ रिफ्लेक्टेड रे की क्या इक्वेशन लिखूं मैं? आपको रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन बतानी है, बताओ क्या लिखूं मैं? सेम ही नहीं होगी ये। तो आप देखो नॉर्मल कौन से डायरेक्शन के अलोंग है? नॉर्मल कौन से डायरेक्शन के अलोंग है? नॉर्मल वाई डायरेक्शन के अलोंग है। तो सिर्फ कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा? सिर्फ वाई कंपोनेंट चेंज होगा। तो रिफ्लेक्टेड रे होगा एक्स आई कैप, लेकिन जो हमारा कंपोनेंट नॉर्मल के अलोंग है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन आएगी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्या सबको ये मतलब समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? यस सर। रिपीट कर दो। रिपीट करना है, डन। चलो मैं आपको ना एक और तरीके से समझा देता हूं, अगर आपको डाउट है तो एक और तरीके से समझा देता हूं, बिल्कुल समझो, इससे आपको समझ में आ जाएगा और ये हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे भी। यार मैं कह रहा हूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है। सपोज आप अपने प्लेन घर में जो प्लेन मिरर है उसके सामने खड़े हो। तो ये हम प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये हम सामने खड़े हैं। अब क्या कर लो, सपोज ये पर्सन ए ले लो और यहाँ पे कोई एक दूसरा पर्सन ले लो, पर्सन बी। पर्सन ए ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, वेरस पर्सन बी इधर ट्रैवल कर रहा है। तो आप मेरे को बताओ किसकी इमेज, पर्सन ए की इमेज या पर्सन बी की इमेज, किसकी इमेज मिरर के पास आती हुई दिखाई देगी और किसकी इमेज बिल्कुल डिस्टेंस चेंज नहीं करेगी मिरर से? इस तरह एक ही डिस्टेंस नहीं करेगी। तो और यार बीच आपको ये तो पता ही होगा ना प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट, कि हमारे प्लेन मिरर के लिए जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना ही क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। ये चीज पता है आपको? भैया जैसे अगर मैं मिरर से, मेरे घर में मिरर है, अगर मैं मिरर से 2 फीट के डिस्टेंस पे खड़ा हो जाऊं तो मेरी जो इमेज बनेगी वो भी कितने डिस्टेंस पे बनेगी? 2 फीट के डिस्टेंस पे बनेगी। तो ये इमेज बन गई ए की। लेकिन क्या ए का ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है क्या? नहीं, ए का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना तो इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ए ना तो मिरर के पास जा रहा है ना तो मिरर के दूर जा रहा है, वो तो ऊपर जा रहा है। तो ए की इमेज का जो डिस्टेंस है क्या वो चेंज होगा? बिल्कुल नहीं चेंज होगा। तो अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो क्या इमेज की वेलोसिटी चेंज होगी? बिल्कुल चेंज नहीं होगी। तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। क्या आप चेक करके बताओ ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। यस सर। बढ़िया। अब लेकिन आ जाते हैं पर्सन बी की बात करते हैं। यार पर्सन बी मिरर के पास जा रहा है तो इसकी इमेज भी क्या करेगी? भाई मेरे ख्याल से तुमको समझ में नहीं आया। पास को आएगी। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है पर्सन बी का। तो अगर आप देखो पर्सन बी का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो डिक्रीज कर रहा है, तो इमेज डिस्टेंस भी क्या करेगा? इमेज डिस्टेंस भी डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। तो इसकी जो इमेज है वो मेरे को इधर जाती हुई नजर आएगी। तो अगर आप एक चीज देखो, ए की वेलोसिटी प्लस वाई एक्सिस में है तो इमेज की वेलोसिटी भी प्लस वाई एक्सिस में है, लेकिन बी के साथ अलग हो रहा है। बी की वेलोसिटी प्लस एक्स एक्सिस में है, लेकिन इमेज की वेलोसिटी कौन सी एक्सिस में ट्रेवल कर रही है? माइनस एक्स माइनस। एक्सिस में ट्रेवल कर रही है। तो आप खुद देखो ये जो प्लस वाई था ये पैरेलल टू दी मिरर है, मिरर ऐसा ये भी ऐसा, ये दोनों पैरेलल टू दी मिरर हो गए। तो पैरेलल टू दी मिरर वाली वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन कौन सी वैल्यू चेंज हो जाती है? किसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है? जो मिरर के क्या चल रहा हो, परपेंडिकुलर चल रहा हो। मिरर के परपेंडिकुलर कौन सी क्वांटिटी, कौन सी रे होती है मिरर के परपेंडिकुलर? मिरर के परपेंडिकुलर होती है नॉर्मल। 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 तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो कंपोनेंट, ध्यान देना अभी तक फिर से, जो कंपोनेंट अलोंग दी नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन बस क्या करनी है? उसकी डायरेक्शन आपको एग्जैक्टली अपोजिट करनी है, डायरेक्शन आपको रिवर्स करनी है, चेंज करनी है बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। अब समझ में आ गया? यस। डन। कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है? इसको अब एग्जाम्पल को समझो।
यार मेरे लाइट रे के दो कंपोनेंट थे, एक एक्स कंपोनेंट था और एक ये माइनस वाई, क्योंकि नीचे की तरफ चल रहा था, तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। अब लेकिन मेरे को पता है कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा। यार एक्स कंपोनेंट तो मिरर के पैरेलल चल रहा है, तो भैया मिरर के पैरेलल वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। तो रिफ्लेक्टेड रे में एक्स आई कैप एज इट इज लिख दो, कोई चेंजेस मत करो, एज इट इज लिख दो। लेकिन जो कंपोनेंट नॉर्मल के अलोंग है वो मिरर के परपेंडिकुलर आएगा, और अगर ये मिरर के परपेंडिकुलर आ रहा है तो इसकी डायरेक्शन 180 डिग्री से चेंज हो जाएगी। देखो अब ये y ऊपर की तरफ आ रहा है, तो अगर इधर माइनस वाई था तो बस इधर मेरे को क्या लिख देना है, प्लस वाई लिख देना है, क्योंकि y डायरेक्शन के अलोंग नॉर्मल है। अब एक बार लास्ट बार चेक करो समझ में आया या नहीं आया। सर आ गया। अब आ गया है, ठीक है। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया तो प्लीज दोबारा पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर हो गया। हो गया, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन दे दूं, ट्राई करोगे? यस यस सर। सर। चलो डन। भैया ये क्वेश्चन आपके एक बार ही आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखो। भैया हमें इंसिडेंट रे की इक्वेशन गिवन है, इंसिडेंट रे की इक्वेशन गिवन है आई प्लस जे माइनस के कैप, ये इंसिडेंट रे की इक्वेशन है। और मेरे को नॉर्मल की इक्वेशन गिवन है, नॉर्मल की इक्वेशन है हमें गिवन आई कैप प्लस जे कैप। आपको किसकी इक्वेशन बतानी है, रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन बतानी है। चलो ट्राई करो, देखता हूं किसको कितना समझ में आ गया। नॉर्मल हमारा आई कैप प्लस जे कैप के लॉन्ग है, इंसिडेंट रे की इक्वेशन गिवन है, तो चेक कर लो कौन सा कंपोनेंट सेम रहेगा, कौन सा कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, और उसके बेसिस पे रिफ्लेक्टेड रे का फाइनल वेक्टर फॉर्म में बता दो। वेदांत नहीं, पिछला वाला क्वेश्चन वेदांत फिर से चेक करो, शायद से कुछ हिंट मिल जाए आपको। भाई पीछे बार बार रिपीट कर रहा हूं, पीछे चेक करो मैंने कौन से कंपोनेंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव मतलब चेंज किया है। जिस डायरेक्शन में हमारा नॉर्मल था मैंने वो कंपोनेंट चेंज किया है बस, बाकी कोई कंपोनेंट चेंज नहीं किया। तो इस क्वेश्चन में बस यही लॉजिक लगाना है। सिमरन नहीं, सही नहीं है। भैया मेरे को बताओ नॉर्मल कौन कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, आई एंड जे। तो मैं सिर्फ कौन से डायरेक्शन चेंज करूंगा इंसिडेंट रे की, आई और जे वाली चेंज करूंगा। तो यहाँ पे जब आप रिफ्लेक्टेड रे लिखोगे आई की डायरेक्शन चेंज कर दो, इधर प्लस आई है तो इधर मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव माइनस आई। इधर प्लस माइनस जे आई है तो इधर क्या करना पड़ेगा मेरे को, माइनस माइनस जे। और के के साथ कोई चेंजेस नहीं होंगे, के के साथ कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि के हमारा नॉर्मल के अलोंग एक्ट नहीं कर रहा है। भैया एक लास्ट बार चेक कर लो क्या रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन समझ में आई या नहीं आई। यस सर आ गई समझ। आ गई, डन। वेदांत आप भी चेक कर लो एक बार फिर से। अविनाश रिपीट करना है बिल्कुल यार, कोई दिक्कत नहीं। अविनाश बस यही चीज याद रखो, जिस भी डायरेक्शन में नॉर्मल होगा वो डायरेक्शन को आपको रिवर्स करना है। आई रिपीट, जो भी डायरेक्शन में नॉर्मल होगा आप उसको रिवर्स कर दोगे। जैसे बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, अगर मैं लिख रहा हूं नॉर्मल है प्लस वाई कैप प्लस वाई जे कैप, तो रिफ्लेक्टेड रे में आप सिर्फ वाई का कंपोनेंट चेंज करोगे, बाकी एक्स का और जेड से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ वाई का कंपोनेंट क्या कर दोगे, माइनस वाई। सिमिलरली सपोज नॉर्मल है प्लस एक्स आई कैप, तो रिफ्लेक्टेड रे में आपको y से कोई मतलब नहीं, z से कोई मतलब नहीं, आप यहां पे क्या कर दोगे, माइनस एक्स आई कैप। सिमिलरली अगर मैं कह रहा हूं नॉर्मल है प्लस z के कैप, तो मेरे को आप ये बताओ कौन सा कंपोनेंट सेम रहेगा और कौन सा कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। जेड के। x और y सेम रहेंगे, बस भैया मेरा z कंपोनेंट चेंज होगा। सिमिलरली अगर मैं कह रहा हूं नॉर्मल मेरा दो डायरेक्शन में चल रहा है, आई कैप प्लस जे कैप, तो रिफ्लेक्टेड रे में मेरे कौन से दो कंपोनेंट्स चेंज होंगे, एक आई वाला चेंज होगा और एक जे वाला चेंज होगा। जेड से मेरे को कोई लेना देना नहीं है।
सिमिलरली अगर मैं लिख रहा हूं कि इधर J प्लस K, तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे में कौन सा चेंज होगा? J and K. वेरी गुड, -J -K, I के साथ कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इधर आपको वही करना है। अब चेक करो नॉर्मल कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है आपको। भैया नॉर्मल मेरे को X और J, मतलब I और J में दिख रहा है। तो यहाँ पे आप I और J को बिल्कुल चेंज नहीं करोगे, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। आप I और J को चेंज करोगे, K को बिल्कुल चेंज नहीं करोगे, नॉर्मल वाला चेंज करोगे। तो मैंने K को कोई चेंजेस नहीं किए, K को सेम रखा। किसको चेंज कर दिया? I को चेंज कर दिया। यहाँ पे I का प्लस था तो माइनस, यहाँ पे J का प्लस था तो माइनस। अविनाश अब चेक कर लो, अब डाउट है या क्लियर हो चुका है? चलो डन भाई, बहुत बढ़िया। हाँ तो भैया यहां तक कंप्लीट हो चुका है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। या चलो एक क्वेश्चन और कर लो, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, देखते हैं भैया किस किस को ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है ये, लेकिन एडवांस बोल के भैया घबरा मत जाना, बहुत पुराना क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है कि यार ये हमारे पास दो प्लेन मिरर्स है, और ये दो प्लेन मिरर्स की हमें लेंथ गिवन है। इन दो प्लेन मिरर्स की लेंथ है 2√3, और इन दो प्लेन मिरर्स के बीच का गैप भी हमें गिवन है। इन दो प्लेन मिरर्स के बीच का गैप है 0.2 मीटर्स। भैया क्वेश्चन पे ध्यान दो, सिंपल क्वेश्चन, कि भैया लाइट रे एक है और वो बिल्कुल इस प्लेन मिरर के एज पे फॉल डाउन कर रही है। अगर प्लेन मिरर के बिल्कुल एज पे फॉल डाउन कर रही है तो ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो भैया ये इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है? क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ये इंसिडेंट रे 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो देखो अब क्या होगा, ये लाइट रे ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगी, फिर ये ऊपर वाले मिरर M1 से फिर से रिफ्लेक्ट करेगी, और ये फिर से क्या करेगी, ऐसे नीचे आ जाएगी, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, इस तरीके से रिफ्लेक्शन चलते रहेंगे। तो आपको बताना है कि भैया इस लाइट रे ने टोटल कितने रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर लिए होंगे बिफोर कमिंग आउट। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन सफर्ड बताना है हमें। पहले इतना चेक करके बताओ, क्वेश्चन समझ में आया या क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया? So question repeat. क्वेश्चन रिपीट। मैंने कहा कि हमारे पास दो मिरर्स हैं, लेंथ गिवन है, उनके बीच का गैप गिवन है। इन दो प्लेन मिरर्स के बीच में एक लाइट रे फॉल डाउन कर रही है। अब आपको पता है जहां जहां ये मिरर पे गिरेगी, जहां जहां ये मिरर पे फॉल डाउन करेगी, ये वहां वहां रिफ्लेक्ट करेगी। तो भैया ये यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है ना, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट करेगी। अगर अब ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गई है, तो भैया ये मिरर के इस पार्ट पे फॉल डाउन कर रही है, तो ये फिर से क्या करेगी, ये फिर से रिफ्लेक्ट करेगी। अब क्या हुआ, टकरा के ये नीचे फॉल डाउन कर गई, तो ये फिर से रिफ्लेक्ट करेगी। इस तरीके से चीजें टकरा के चलती रहेगी, ये बार बार मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट करती रहेगी इस तरीके से। राधिका चेक करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. तो आपको ये बताना है कि इन दो प्लेन मिरर्स के बीच में ये लाइट रे ने टोटल कितनी बार रिफ्लेक्शन किया होगा। जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो अगर मैं अपने डायग्राम को कंप्लीट करूं तो मेरे हिसाब से 5 रिफ्लेक्शन। तो ऐसे ही आपको कैलकुलेट करके बताना है कि भैया टोटल कितने रिफ्लेक्शंस सफर किए होंगे इस लाइट रे ने बिटवीन दिस टू मिरर्स, और उसके बाद फिर वो बाहर आ गई होगी। कोई ऐसा जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया? डन। 1 मिनट दे रहा हूं, सॉल्व करो, आई विल डू सम वर्क। So 30 आ रहा है.
भाई वेरी गुड, आंसर 30 आ रहा है। क्या काम है लेंथ का, आओ चेक करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक चीज बता देना जो बहुत जनरल है। सपोज मैं कह रहा हूं कि यार ये कोई एक वायर है जिसकी लेंथ आप सपोज ले लो 8 मीटर्स, और मैं कह रहा हूं कि ये वायर को मैंने ना ऐसे मल्टीपल इक्वल पार्ट्स में तोड़ा है, इक्वल पार्ट्स मल्टीपल। एक पार्ट की लेंथ है 2 मीटर्स, तो मेरे को बताओ टोटल कितने पार्ट्स आएंगे आपके पास ऐसे। 4। भाई वेरी गुड, 4। कैसे पता चला 4? भैया आपको टोटल लेंथ पता है, आपको एक सेगमेंट की लेंथ पता है, तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे। टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वन सेगमेंट, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे कितने सेगमेंट्स आएंगे। ऐसे टोटल 4 सेगमेंट्स आएंगे। तो वही चीज आपको इधर अप्लाई करनी थी। सबसे पहले आप चेक करो भैया, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो आप क्या करो, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से ये पता लगाओ कि भैया एक रिफ्लेक्शन में मेरा कितना सेगमेंट, कितना लेंथ कवर हुई है। तो इससे आपको एक सेगमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर आपको एक सेगमेंट की वैल्यू मिल गई है तो टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो, आपको नंबर ऑफ सेगमेंट्स मतलब नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस मिल जाएंगे। तो प्लीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करो और मेरे को इस एक्स की वैल्यू बताओ जरा कि ये एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है। तो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। भैया हमें कुछ इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल मिला है। 2/√3। वेरी गुड। इसकी वैल्यू हमें गिवन थी 0.2, ये x की वैल्यू निकालनी है और ये एंगल है 30 डिग्री। तो मैंने यूज किया tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है, बेस की वैल्यू 0.2। tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो हमारे पास आ गया 0.2/√3। अब हमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस निकालने हैं। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस के लिए मैंने आपको तरीका बता ही दिया। टोटल लेंथ दैट इज 2√3 डिवाइडेड बाय सेगमेंट ऑफ वन लेंथ, सॉरी लेंथ ऑफ वन सेगमेंट, उल्टा। Stable by one length. हाँ बिल्कुल। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। तो टोटल 30 रिफ्लेक्शंस हुए होंगे इस दो प्लेन मिरर्स के बीच में बिफोर कमिंग आउट। हिमेश, क्लास एंड होने वाली है, उस टाइम पे ज्वाइन किया है तुमने? यश तुमने भी? So हो गया। हो गया, चलो बढ़िया। तो आते हैं यार नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। आप भैया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इफ प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा। अगर मैं किसी एक प्लेन मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दूं तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट होगी? देन रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड बाय, भाई कोई सोच के बता सकता है कितने एंगल से रोटेट होगी? So 180। गेट्स रोटेटेड बाय, चलो अब चेक करेंगे। यहाँ पे मैं फिलहाल लिख देता हूं ब्लैंक। आओ कैलकुलेट करके देखते हैं। भैया मैंने कहा ये हमारा एक प्लेन मिरर है। बस डायग्राम को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करूंगा तो इमेजिन करते रहना। मैंने कहा ये हमारा प्लेन मिरर है और ये लाइट रे ने फॉल डाउन किया। यहाँ पे एक ये रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगी और यहाँ पे ये मैं ड्रॉ कर देता हूं एक नॉर्मल। ये हो गई हमारे पास इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, सब कुछ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भैया अगर मैं इस प्लेन मिरर को रोटेट कर देता हूं किसी एक पर्टिकुलर एंगल से, तो आप क्या करो, आप प्लेन मिरर को हल्का सा ऐसे रोटेट कर दो किसी एक पर्टिकुलर एंगल से। तो यार क्या हमने इंसिडेंट रे को चेंज किया है? नहीं, हमने इंसिडेंट रे को चेंज नहीं किया। सिंस हमने इंसिडेंट रे को चेंज नहीं किया तो उसकी वजह से रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमारी चेंज हो जाएगी और उनके बीच में कुछ एंगल आएगा। तो हमें यही बताना है कि रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से चेंज हुई होगी। तो मैं कॉन्सेप्ट ड्रॉ कर रहा हूं भैया, चेक करना। क्या अब ये ब्लू लाइन ही इसका नॉर्मल रहेगी या नॉर्मल चेंज हो जाएगा? चेंज।
चेंज हो Change हो जाएगा, जाएगा। क्योंकि नॉर्मल का मतलब तो यही होता है ना कि परपेंडिकुलर। तो भैया ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया रेड लाइन से कि नॉर्मल भी थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर प्लेन मिरर थीटा एंगल से रोटेट हुआ है तो भैया नॉर्मल के बीच में कितना एंगल क्रिएट हो गया होगा? थीटा। वेरी गुड। थीटा। पहले सब लोग यहां तक चेक करो, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, यहां तक चेक कर लो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। डन। अब अगर आप देखो भैया ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था पहले, सपोज आई, लेकिन अब ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। अब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? अब मैं इसको कौन से कलर से ड्रॉ करूं? चलो व्हाइट से ड्रॉ करता हूं, कंफ्यूज मत होना। अब मेरा ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नया वाला। तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ रहा है, देख के बताओ भैया। ये वाला एंगल थीटा आई, प्लस सी। वेरी गुड, आई प्लस थीटा। क्या ये किसी को डाउट हुआ? सर भैया नहीं। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सब लोग चेक करो, क्या कुछ रिपीट करूं इसमें? नो सर, एक बार स्टार्टिंग से ही कर दो। स्टार्टिंग से ही करना है? अरे वाह बहुत बढ़िया, चलो स्टार्टिंग से। यार ये मैंने प्लेन मिरर ड्रॉ किया, प्लेन मिरर इस कलर से ड्रॉ कर दिया। हमारी लाइट रे फॉल डाउन कर रही है, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, और यहाँ पे कोई ना कोई एक नॉर्मल ड्रॉ होगा। मेरे को बताओ नॉर्मल कितना एंगल बनाता है? नॉर्मल हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। नॉर्मल शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। अब मैंने क्या किया, इस मिरर को किसी एक पर्टिकुलर एंगल से रोटेट कर दिया, मतलब अब ये मेरे मिरर की न्यू पोजीशन है। तो ऐसा करो, इसको मिरर एम लिख दो, तो इसको मिरर एम डैश कर दो कि भैया अब ये मेरे मिरर की नई पोजीशन है। तो ये मैंने कितने एंगल से रोटेट किया है मिरर? थीटा एंगल से। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। पहले अब सब लोग यहां तक चेक करके बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। नो ये सर। मेरा एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल ध्यान दो, ये वाला एंगल होगा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाला एंगल मेरा क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे ही आप प्लेन मिरर को टिल्ट कर दोगे तो भैया नॉर्मल होता है हमेशा परपेंडिकुलर। तो पहले प्लेन मिरर ऐसा था तो नॉर्मल बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, लेकिन अगर अब मैं मिरर टिल्ट कर रहा हूं तो भैया नॉर्मल को भी टिल्ट होना पड़ेगा, क्योंकि उसका परपेंडिकुलर अलग बनेगा। तो भैया जहां पे मेरी लाइट रे फॉल डाउन कर रही है, नॉर्मल वहीं से तो ड्रॉ करूंगा। तो ये देखो अब ये मेरा नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब पहले यहां तक चेक करो, यहां तक समझ में आया या नहीं? यस सर। यस सर। डन। तो ये मैं यहाँ पे, एक मिनट रुको मेरी स्क्रीन हैंग हो गई है। हाँ डन। तो भैया ये देखो मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। तो यार अगर ये मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया, अब आप बाकी चीजें चेक करो भैया, इस पुराने नॉर्मल के बीच में कितना एंगल होगा? तो अगर आपने मिरर आई को प्लस थीटा से थीटा। रोटेट कराया है तो ये वाला भी थीटा से रोटेट होगा, दोनों नॉर्मल के बीच में भी एंगल थीटा बनेगा। अब नए नए वो मार्क कर रहा हूं, देखते जाओ। मेरे को बताओ ये होगा पूरा का पूरा न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मेरे को बताओ न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना लिखूं? सर आई प्लस थीटा। इंसिडेंस प्लस थीटा। वेरी गुड। तो आपको दिख रहा है कि इसके अंदर भैया ये आई और ये थीटा, ये दोनों एंगल कवर हो रहे हैं, तो इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी आई प्लस थीटा। डन। अब आपके पास नई रिफ्लेक्टेड रे आएगी, नई रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि आपका आई प्लस थीटा आपका एंगल मेंटेन होना चाहिए। तो आपकी ये नई रिफ्लेक्टेड रे आएगी, नई रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल और नई रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी कितना एंगल होना चाहिए? आई प्लस थीटा। वेरी गुड, आर आई प्लस प्लस थीटा। थीटा। तो इसको आई प्लस थीटा की जगह क्या मैं आर प्लस थीटा भी कह सकता हूं या नहीं? यस यस कह सर। सकते हो। आर प्लस थीटा कहां से आ रहा है? ढंग से देखो भाई, आर प्लस थीटा कहां से आ रहा है? आर तो ये है, इसमें थीटा ऐड करूंगा तो ये वाला एंगल कैसे बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ये गलती मत करना, इसको आर प्लस थीटा नहीं लिख सकते। चेक कर लो अब ये चीज समझ में आई है या नहीं आई है? यस सर। डन, बस हमारा क्वेश्चन खत्म। अब पुराने नॉर्मल मतलब नए रिफ्लेक्टेड रे आर और आर डैश, इसके बीच का एंगल कैलकुलेट कर लो, बस मेरे को यही एंगल बताना है। आर और आर डैश के बीच में एंगल फाइंड कर लो, कितना एंगल आ रहा है आपको यही बताना है, आपका आंसर खत्म। तो ट्राई करो एक बार फाइंड करने की, कितना एंगल लिखूं मैं ये आर और आर डैश के बीच में। आई होप सबको समझ में आ गया होगा मैं क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा हूं।
आर और आर डैश के बीच में कितना एंगल आ रहा है वो फाइंड करो, क्योंकि मेरे को ये फाइंड करना था कि रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट करेगी। तो ये एंगल फाइंड करने की कोशिश करो, जैसा आपका दिमाग लगे वैसे फाइंड करने की कोशिश करो भैया। इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं कि भैया आपको ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, ये वाला। क्या नहीं हो पाएगा? सर आप ही करवा दो। चलो डन। देखो यार मेरे को इस वाले एंगल की वैल्यू पता चल गई, इस वाले एंगल की वैल्यू है आई प्लस थीटा। अगर मैं किसी तरीके से बस ये वाला एंगल निकाल लूं तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे को वो वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब आप खुद सोचो, ये एंगल है आपके पास आर, ये टोटल एंगल कितना था आर, आर की वैल्यू किसके बराबर है, आई के बराबर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं आर नथिंग बट इस पूरे एंगल को आई। चेक कर लो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा डायग्राम। क्या मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ करके समझाऊं? यस सर। डन। मैं डायग्राम का सिर्फ मेन पार्ट समझा रहा हूं कि मेरे को क्या क्या करना है। मेरे पास एक ये ब्लू कलर की लाइन आ रही थी, एक ये रेड कलर की लाइन आ रही थी, एक ये व्हाइट लाइन, और एक ये लास्ट। इस लास्ट को कौन से कलर से ड्रॉ करूं, येलो से ड्रॉ कर देता हूं। तो के लिए क्वेश्चन ने बोला है ये वाला एंगल कितना था भैया, दो नॉर्मल्स के बीच में कितना एंगल था, थीटा। थीटा का। इतना तो याद है ना आपको? यस सर। डन। अब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल होगा भैया, आर। जितना आर होगा। वेरी गुड, ये एंगल आर होगा। तो ध्यान देखते जाओ। अब मैं कह रहा हूं ये टोटल एंगल आर है और ये एंगल थीटा है, तो मेरे को जरा इसकी वैल्यू बता दो, इसकी वैल्यू कितनी लिखूं मैं? थीटा प्लस आर। थीटा प्लस आर कैसे होगा दोस्त? ये देखो ना, ब्लू लाइन से लेके यहां तक आर है और यहां तक थीटा है, तो अगर मैं आर में से थीटा सब्ट्रैक्ट करूंगा तभी तो ये वैल्यू मिलेगी ना। आर माइनस थीटा। जैसे एक और एग्जांपल से देता हूं भैया, मैं कह रहा हूं ये एंगल, ये पूरा एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल मेरा 15 डिग्री है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि रिमेनिंग एंगल कितना बनेगा, 45। तभी तो 45 प्लस 15 16 बनेगा। अब तो क्लियर हो गया। यस यस सर। सर। डन। चलो भैया, ये एंगल आर कैसे वेदांत, आपका ये डाउट है, बहुत बढ़िया वेदांत। ये मेरी इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे। तो अगर ये एंगल आई था तो मैंने इस एंगल को आर इंडिकेट कर दिया था, जहां पे आर की वैल्यू कितनी है, आई है। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो, अभी मैं यहां पे लिख के दिखा रहा हूं कि इस वाले क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, भैया क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है आर माइनस थीटा, और जहां पे आर की वैल्यू कितनी है, आई है, तो आई माइनस थीटा हो जाएगा ये क्वेश्चन, व्हाइट क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। अब सब लोग यहां तक चेक कर लो, हमारा लास्ट स्टेप और आंसर खत्म। यस सर। डन। पीछे वाले डायग्राम में अब देख के बताओ, पिछले वाले डायग्राम में कि एन डैश और आर डैश के बीच में कितना एंगल है। मैं डायग्राम को पीछे कर रहा हूं स्लाइड को, आप मेरे को देख के बताओ एन डैश और आर डैश के बीच में कितना एंगल लिखा है मैंने अभी, एन डैश और आर डैश के बीच में ये वाला एंगल। क्या मैंने आई प्लस थीटा लिखा है? यस सर। तो यहां पे लिख दो आई प्लस थीटा। यार आपको अब सारे एंगल्स पता है, प्लीज आर आर डैश का एंगल फाइंड करने की कोशिश करो अब। सर 2 थीटा। तो 2 थीटा आ गया, वेरी गुड। आपको इस पूरे की वैल्यू पता है, इस पूरे की वैल्यू है आई प्लस थीटा, इसकी वैल्यू पता है आपको, इसकी वैल्यू है थीटा, थीटा सॉरी आई प्लस थीटा। तो यार बस मैंने आपको इतना ही कैलकुलेट करने के लिए कहा था कि रिमेनिंग वैल्यू फाइंड कर दो। तो रिमेनिंग वैल्यू फाइंड करोगे तो कितना आएगा, 2 थीटा। और यही हमारा कॉन्सेप्ट है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि अगर मैं प्लेन मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करूं तो हमारे रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट कर जाती है। अब डायग्राम बहुत ज्यादा हौच पौच हो गया है, आप सब लोग आराम से शांति से 2 मिनट लो और चेक कर लो सारे एंगल समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, या कुछ रिपीट करना है।
अगर किसी को अभी भी डाउट लगेगा तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, ये मैं सोचना रिपीट नहीं कराना, करा लेना भैया, कोई दिक्कत नहीं है। सर हो गया। हो गया भाई, सब लोग थोड़ा अपना दे दो वोट भैया, सबका समझ में आ गया है, क्लियर है चीजें अब? Yes, sir. Done. यस सर। चलो भाई बढ़िया। वेदांत मजे तो नहीं ले रहे ना? भाई वेदांत, सही में रिपीट करना है? चलो ठीक है, सही में रिपीट करना है भैया, लास्ट बार सुन लो, किसी को भी डाउट नहीं रहना चाहिए, रिपीट कर देता हूँ। वेदांत अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको डायग्राम है ना पूरा ड्रॉ एक बार में नहीं करूंगा, स्टेप बाय स्टेप करूंगा, आप मेरे को बस बताते जाना। जो जो मैं आपसे पूछूं वो सारी वैल्यूज आप क्या करो, साइड में लिख के रखते रहना। ये आई है, ये एन है, ये आर है। मैंने इस एंगल को आई इंडिकेट किया है, तो आप मेरे को एंगल बताओ एन, इस पॉइंट को ओ ले लेते हैं, एन ओ आर के बीच में एंगल बताओ कितना लिखूं। एंड वेदांत इफ पॉसिबल माइक, हाँ बिल्कुल ठीक है, इस एंगल को आई लिखेंगे। चलो यहां तक का स्टेप आपको क्लियर है कि इस एंगल को आई लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप भैया मैं कह रहा हूं, इस अब इसका काम खत्म हो गया, इसको रब कर दो, इसका काम खत्म हो गया, अब ध्यान देना, इंसिडेंट रे का काम खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मैं प्लेन मिरर को टिल्ट कर रहा हूं। मैंने कहा भैया ये मैंने प्लेन मिरर को टिल्ट कर दिया। अगर मैंने प्लेन मिरर को टिल्ट कर दिया तो क्या ये ब्लू कलर की लाइन परपेंडिकुलर लग रही है इस मिरर पे? भाई बिल्कुल नहीं, ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो अब मैं एक नया परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, मतलब एक नया नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। तो ये मैंने नया नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, जो अब बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रहा है इस मिरर के। तो आप मेरे को ये बताओ, एन ओ एन डैश, ध्यान देते जाना, एन ओ एन डैश के बीच में बताओ एंगल कितना लिखूं? थीटा। वेरी गुड, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। डन। यहां तक का डायग्राम क्लियर है? अब मैं इसको रब करके फ्रेश डायग्राम बना रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं आपको। चेक कर लो, यहां तक का डायग्राम क्लियर है वेदांत? रब कर दूं इस डायग्राम को? यस सर। डन। तो भैया डायग्राम को रब कर दिया, अब नया डायग्राम, फ्रेश डायग्राम फिर से। और ये हो गई हमारी नई नॉर्मल। ये नॉर्मल एन डैश था, ये हमारी इंसिडेंट रे थी आई, और ये मेरा प्रीवियस वाला नॉर्मल था, दैट इज एन। आपको ये वाला एंगल पता था, आपने खुद ही कहा ये वाला एंगल आई है, और ये वाला एंगल आपने बोला थीटा है एंगल। तो आप मेरे को ये बताओ टोटल न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई ओ एन डैश, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस? तो लिख सकता हूं न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आई प्लस थीटा होगी। वेरी गुड। तो मेरे को बताओ न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब एन डैश ओ आर डैश, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ये टोटल एंगल कितना होना चाहिए? तो भैया ये टोटल एंगल भी आई प्लस थीटा होना चाहिए। वेदांत अब यहां तक भी चेक कर लो, कोई डाउट तो नहीं है? डन। अब बस एक ये रे ड्रॉ करना बाकी है, हमारा काम खत्म। ये है आर। अब वेदांत एक बात बताओ, पहले मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस एन ओ आई, आपने बोला एन ओ आई अगर आई मतलब आई है, तो हमारा एन ओ आर आपने कितना बताया? आई। तो मतलब ये वाला एंगल, अब ध्यान देना, ये अब मैं पहले सारे डायग्राम एंगल रब कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। छोटे छोटे ये सारे एंगल्स रब कर दो, क्यों? ये एंगल रब कर दिया, ये एंगल रब कर दिया, इस एंगल से कोई मतलब नहीं है। अब आप मेरे को ये वाला एंगल बताओ, पहले ये वाला एंगल कितना होगा? एन ओ आर। तो आपने पहले से लिखा हुआ है एन ओ आर कितना होगा? आई। आपने ये वाला एंगल भी लिखा हुआ है कि एन डैश ओ आर डैश कितना होगा? आई प्लस थीटा। तो अगर ये एंगल आपका आई है, ये एंगल आपका आई प्लस थीटा है, तो मेरे को कौन सा एंगल फाइंड करना है? मेरे को ये वाला एंगल आर ओ आर डैश फाइंड करना है। तो आप मेरे को बताओ आर ओ आर डैश आप कैसे फाइंड करोगे? आप ये तभी तो फाइंड कर सकते हो जब आपको ये वाला एंगल भी पता हो। कोई दिक्कत इसमें? अब आप वेदांत मेरे को डायग्राम देख के बताओ एन ओ आर की वैल्यू कितनी लिखूं? डायग्राम देख के बताओ एन ओ आर की वैल्यू,
एन डैश ओ आर की वैल्यू। तो यार आपको ये पता है ये पूरा एंगल आई है, आपको ये वाला एंगल पता है कि ये वाला एंगल थीटा है, तो भैया ये वाला एंगल कितना बचेगा, ये वाला एंगल आई माइनस थीटा बचेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं आई माइनस थीटा। वेदांत यहां तक भी चेक कर लो, बस सारा स्टेप आपका हो गया है, सब्ट्रैक्शन बाकी है, बस बाकी सब कुछ हो गया। डन भैया डन, सबको समझ में आ गया है यहां तक। तो अब मैं सारे एंगल्स रब कर रहा हूं, जो जो एंगल्स हमारे कोई काम के नहीं है। ये वाला एंगल कोई काम का नहीं है, ये वाला एंगल काम का नहीं है, ये हमने लिख दिया, सब कुछ हो चुका है। अब आप यार ये देखो, ये वाला एंगल आपने लिखा आई प्लस थीटा, ये वाला एंगल आपने लिखा आई माइनस थीटा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये वाला एंगल निकाल लो बस। आई प्लस थीटा में से सब्ट्रैक्ट कर दो आई माइनस थीटा, तो आपको ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये वैल्यू कितनी आई, आर ओ आर डैश की 2 थीटा। अब तो क्लियर हो गया होगा जब मैंने स्टेप बाय स्टेप डायग्राम ड्रॉ किया है तो। डन। चलो भैया तो आज के लिए इतना ही है। वेदांत एक फाइनल और यस बोल दो मेरे को कि अगर आपको पूरा समझ में आ गया है तो। भैया किसी और को तो कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलो नो डन। तो सर। भैया यहाँ तक पूरा रिवाइज कर लेना, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा प्लेन मिरर का स्टार्ट कर देंगे। डन डन डन। Yes sir. Thank you sir. ओके जा, Yes, टाटा, sir. बाय बाय, Thank you, sir. टेक केयर एंड एंजॉय। Good evening sir. गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग्स। बाय बाय विनाश भाई, बाय बाय, टेक केयर।